आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में द्वितीय अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अध्ययन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण अर्थात अलग करना। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। 2.3.1 रंग वाले घटक अर्थात डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर वाच्य ग्लास रखें, चित्र 2.5 के जैसा। यहाँ चित्र 2.5 में इस प्रयोग को दिखाया गया है। इस बीकर में आधा जल रखा गया है, इसके मुख पर वाच्य गिलास रखकर इसमें स्याही की कुछ बूंदें डालकर स्पिरिट ज्वालक से धीरे धीरे गर्म किया जा रहा है। कुछ बूंद स्याही वाच्य गिलास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच्य गिलास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। वाच्य गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। अब अध्ययन और प्रयोग के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला है, आपके विचार में वाच्य गिलास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? तो इसका जवाब है, चूंकि वाच्य गिलास पर मैंने स्याही को रखा था, तो उस स्याही में से जो द्रव पदार्थ था उसका वाष्पीकरण हो गया, और जो ठोस पदार्थ था वह कांच वाच्य गिलास में बचा रह जाता है। तो इसका जवाब है कि हमारे विचार से वाच्य गिलास पर से जल का वाष्पीकरण हुआ। दूसरा है, क्या वाच्य गिलास पर कोई अवशेष बचा है? तो इसका जवाब है हाँ, वाच्य गिलास पर ठोस स्याही प्राप्त होता है। तीसरा है, आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? तो इसका जवाब है, इस प्रयोग से यह पता चलता है कि स्याही ठोस और जल का मिश्रण है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण के विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। 2.3.2 दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण अर्थात फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। यहाँ जो दूध के प्रकार बताए गए हैं, तो इन प्रकार में दूध का जो वसा है उसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब केंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक आप केंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं।
यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं और वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। तो अब हमें अध्ययन के आधार पर और किए गए प्रयोग के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। दूध को मथने पर आप क्या देखा? तो इसका जवाब है कि जब हम दूध को मथते हैं तो दूध में से क्रीम अलग हो जाता है। जब हम दूध को मथते हैं तो दूध में से क्रीम अलग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? तो इसका जवाब है कि दूध में से क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्रण विधि अर्थात मथने से होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे कि हम लोग दूध में से मक्खन को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि छानने से हम दूध में से क्रीम को अलग नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अनुप्रयोग। तो ये अपकेंद्रण विधि से हम लोग कहाँ कहाँ इसका प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भींगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में भी अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 2.3.3 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। जब दो अघुलनशील द्रव आपस में मिले हुए हों तो हम इनको अलग करने के यह विधि बताया जा रहा है। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाएं। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। यहाँ चित्र 2.6 में अघुलन द्रवों का पृथक्करण किया जा रहा है। जैसे तेल और पानी के मिश्रण को हम लोग इस पृथक्करण कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अनुप्रयोग, इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में यानी अलग करने में। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी के निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। 2.3.4 नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, इस प्रकार में नमक,
इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि यहाँ चित्र 2.7 में यह दर्शाया गया है। ऊर्ध्वपातित की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण। अब हम लोग पढ़ते हैं 2.3.5। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7। छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा चित्र खींच लें। चित्र 2.8a के जैसा। यहाँ 2.8 में क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को दिखलाया जा रहा है। तो ए में छन्ना पत्र पर हमें 3 सेंटीमीटर एक किनारे से छोड़कर एक निशान बनाना है और फिर उस निशान पर हमें एक बूंद स्याही का लेना है। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार, बीकर या परखनली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8a में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को लिखें। अब इन प्रयोग के आधार पर, जैसा कि हम लोग प्रयोग में देख चुके हैं, जल से ठीक ऊपर जल की सतह से सटाकर छन्ना पत्र को रखा गया है। जब छन्ना पत्र पर जल छन्ना पत्र में भींगते हुए ऊपर की ओर चढ़ता है तो हमें स्याही में विद्यमान अलग अलग डाई या अर्थात भिन्न रंग जो होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग अध्ययन और इस प्रयोग के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। पहला है, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? तो जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर उठता है, स्याही के धब्बे के पास विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? तो इसका जवाब लिखेंगे कि छानक पत्र पर विभिन्न रंगों से पता चला कि काली स्याही विभिन्न रंगों का मिश्रण है। प्रश्न आगे है, आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? तो इसका जवाब है कि जो रंग जल में अत्यधिक घुलनशील है वह जलवाष्प के कणों में घुलकर छन्ना पत्र पर ऊपर की ओर उठने लगता है। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है,
इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताया गया है। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों अर्थात ड्रग्स को पृथक करने में। 2.3.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसा कि हम लोग चित्र 2.9 में देख रहे हैं, दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण आसवन विधि से दर्शाया गया है। एक आसवन फ्लास्क में जल और एसीटोन के मिश्रण को लिया गया है और इसे जल संघनक से जोड़ दिया गया है। जब जल और एसीटोन के मिश्रण को स्पिरिट ज्वालक से धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो यह 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन क्वथित होकर बॉयल होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और यह दिए चित्रानुसार नली के द्वारा जल संघनक में आकर ठंडा होकर द्रवित होकर फिर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जल और एसीटोन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री है जबकि एसीटोन का क्वथनांक मात्र 56 डिग्री सेल्सियस है, जो कि दोनों में बहुत अंतर है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। अब हम लोगों को अध्ययन के आधार पर और प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है कि जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि जब हम जल और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं तो जल से पहले एसीटोन वाष्पित होकर जल से अलग होने लगता है, जिससे जल संघनक के द्वारा ठंडा होकर द्रवित एसीटोन प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। तो इसका जवाब है कि जब थर्मामीटर का पाठ्यांक 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो कुछ देर के लिए पाठ्यांक स्थिर हो जाता है, अर्थात जब तक कि एसीटोन पूर्ण रूप से वाष्पित न हो जाए तब तक थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। तो इसका उत्तर है कि एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है। अगला प्रश्न है, दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर है कि जल और एसीटोन के मिश्रण में से हम दोनों घटकों को अलग कर पाते हैं, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है।
इसलिए जल को वाष्पित होने से पहले एसीटोन वाष्पित होकर जल से अलग हो जाता है और आसवन फ्लास्क में केवल जल बच जाता है। तो अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। इस प्रभाजी आसवन विधि द्वारा 2 द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक अपेक्षाकृत 25 केल्विन से कम होता है। तो इस प्रकार के द्रव को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सके।